गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीपी स्टडी लाइव। जीपी स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। शिक्षक संबंधित ताज़ा अपडेट लेकर के आए हैं, साथ ही अन्य खबर भी हम देखेंगे। तो यहाँ आशावादी खबर है, खुशी वाली खबर है और नियुक्ति पत्र के संबंध में है। छठे और सातवें चरण की जो प्रक्रिया है उसके भी संबंध में है यहाँ पर बहुत। तो देखते हैं, अगर जीपी स्टडी लाइव पर आप अगर नए हैं तो यूट्यूब पर आप टाइप करें जीपीएस स्टडी लाइव और यहाँ पर आपको पूरी खबर बल्क में मिलती है, यानी आधे घंटे से कम की खबर नहीं होती है, यानी पूरी कप न्यूज़ का निचोड़ होता है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर दबाएं। चलिए देखते हैं क्या क्या खबर आ रही है। तो एक बहुत अच्छी खबर है, खुशी वाली खबर है। 1.25 लाख से अधिक शिक्षकों की होगी नियुक्ति। मिडिल स्कूलों में बहाल होंगे 8,386 शारीरिक शिक्षक अनुदेशक होंगे और पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति की होगी परीक्षा। तो ये सारी चीज़ है, देख सकते हैं। साथ ही आपको देखिए कि 7वें चरण में 37,440 सेकेंडरी +2 स्कूलों में शिक्षकों की बहाली होगी। और आपको बता दें कि इसमें जो है इसकी डिटेल्स ये हैं कि राज्य में नए साल में वर्ष 2022 में तकरीबन 1.25 लाख से अधिक स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसके साथ ही 8,386 शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य निर्देशकों की नियुक्ति होगी। 1,300 पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति होगी और छठे चरण के तहत होने वाली स्कूलों शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द ही पूरी होने वाली है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी की पहल पर शिक्षा विभाग छठे चरण स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति कार्य मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा और नियुक्ति प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है। प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति शिक्षकों के 90,000 से अधिक तथा माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए 32,714 पदों के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया की जो है अंतिम चरण में है। आपको याद दिला दूं कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी की पहल पर राज्य में तकरीबन 90,000 से प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 2 चरणों की काउंसलिंग। पहले चरण में उन नियोजन इकाइयों के लिए काउंसलिंग हुई जिनमें छूटे हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन नहीं पड़े थे। दूसरे चरण में क्या हुआ कि नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग पर हुई थी और जिनमें छूटे हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन पड़े थे। साथ ही आपको बता दें कि पहले चरण की काउंसलिंग जो है गत 5 जुलाई से शुरू होकर के 12 जुलाई तक हुई। इससे इतर दूसरे चरण की काउंसलिंग गत 2 अगस्त से शुरू होकर 13 अगस्त तक चली थी। 2 चरणों की काउंसलिंग भी ऐसे भी नियोजन इकाई है जिसकी काउंसलिंग या तो स्थगित हो गई और उसके बाद जो है या रद्द कर दी गई। ऐसे नियोजन इकाइयों की संख्या तकरीबन 1368 है। इन नियोजन इकाइयों के लिए 17 जनवरी से काउंसलिंग चल रही है। दूसरी ओर छठे चरण के तहत 32,714 सेकेंडरी +2 शिक्षकों की बहाली के लिए आपत्तियों का निराकरण अंतिम मेघा सूची का प्रकाशन 3 फरवरी तक किया जाना है। अब आपको 7वें चरण की बात किया जाए तो 7वें चरण में जो है 37,440 सेकेंडरी +2 शिक्षकों की बहाली होनी है। इसमें राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक में 7वें चरण के लिए 37,440 शिक्षकों की बहाली होगी। छठे चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद 7वें चरण की नियुक्ति की शुरू हो जाएगी। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक पालियों में विद्यालयों में 7वें चरण में होने वाले 37,440 शिक्षकों की बहाली के लिए माध्यमिक शिक्षकों के 25,270 एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए 12,170 पद हैं। माध्यमिक शिक्षकों के लिए 25,270 पदों में हिंदी के और 3,000, अंग्रेजी के 5,054, गणित के 5,054, विज्ञान के 5,054 और सामाजिक विज्ञान के 5,054 और संस्कृत के जो हैं यहाँ पे 1,054 और उर्दू के 1,000 पद हैं। इसी प्रकार उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 12,170 पद में अंग्रेजी के 2,125, गणित के 2,104 और भौतिकी के 2,384 हैं। रसायन शास्त्र के लिए जो है 2,221, प्राणी शास्त्र के लिए 723, वनस्पति के लिए जो है 835, कंप्यूटर के साइंस के लिए 1,673 और मैथिली के लिए 105 पद हैं। ये सारे पद दिए गए हैं। तो बता दें यहाँ पर जो है आपको मिलान की जा रही है। नगर परिषद जो हो गया आपको
नगर निगम के लिए मेधा सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों की जांच, मिलान कोटिवार एवं विषयवार 8 फरवरी तक की जानी है। और इस प्रकार से आपको यहाँ देख सकते हैं कि मेधा सूची सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों की मूल प्रमाण पत्रों की जांच कोटिवार विषयवार 9 फरवरी तक की जानी है। नगर पंचायतों की मेधा सूची सम्मिलित अभ्यर्थियों की मूल प्रमाण पत्र की जांच, मिलान कोटिवार विषयवार 10 फरवरी को की जानी है। और जिला परिषद के लिए मेधा सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों की मूल प्रमाण पत्र की जांच, मिलान कोटिवार विषयवार 11 फरवरी तक की जानी है। साथ ही आपको बता दें कि जो है मूल पत्र की जांच या मिलान के आधार पर तैयार अंतिम चयन सूची का जिला परिषद शहरी निकाय द्वारा अनुमोदन 14 फरवरी तक किया जाना है। और अनुमोदन अंतिम मेधा सूची वो रोस्टर बिंदु के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची विद्यालय और विषयवार रिक्ति का जिला के एनआईसी की वेबसाइट पर प्रकाशन 15 फरवरी तक किया जाना है। जिला स्तर पर नियोजन की इकाई द्वारा सहमति प्राप्त उपरांत जो है यहाँ पे क्रम में नगर निकाय में नियोजन पत्र 17 फरवरी को निर्गत किया जाना है और जिला परिषद के नियोजन पत्र 18 फरवरी को निर्गत किया जाना है। इससे इतर मिडिल स्कूलों में 3508 शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य निदेशकों की नियुक्ति जल्द होगी। इसके लिए शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य निदेशकों की 8386 पद पहले ही सृजित किए जा चुके हैं और सृजित पद जिलों को आवंटित किए जा चुके हैं। जिलों द्वारा 24 जनवरी को स्कूलों की शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के पद बांटे जाएंगे। शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के स्वीकृत 8386 पदों में से पहले चरण में 3508 शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों की नियुक्ति होनी है। बच्चों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में निहित प्रावधान के आलोक में 8,000 रुपये प्रति माह की दर से नियत वेतन 200 रुपये, वार्षिक वेतन वृद्धि सहित राज्य के 8,386 राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालयों में तत्काल एक शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के पद अर्थात कुल 8,386 पद के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस प्रकार देख सकते हैं कि अन्य समाचार पत्रों में भी इस प्रकार से दिया हुआ है कि मार्च में 1.25 लाख शिक्षकों के पद भर दिए जाएंगे और यहाँ पर जो है 1.25 लाख शिक्षकों के बहाली के संबंध में बार बार चर्चाएं आ रही है। तो कोरोना महामारी के बाद जो है ये सारी चीज़ें को फिलअप किया जाएगा और अगला शेड्यूल भी निकला जाएगा। 5,334 प्रधानाध्यापक और प्राथमिक विद्यालय में 40,518 प्रधान शिक्षकों की बहाली की अधियाचना और अंतिम रूप से दे दिया गया है। अपग्रेड विद्यालयों में 37,440 शिक्षकों की भी नियुक्ति की जानी है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ देख सकते हैं। तो इस साल जो है नौकरियों की पिटारा लेकर के आए हैं बिहार सरकार, जो प्रक्रियाधीन है और आगे भी ये निरंतर चलते रहेगी। अगली खबर है कि लॉटरी से की जाएगी नियुक्ति। यहाँ पे देख सकते हैं लॉटरी से नियुक्ति की जाएगी। ये नियुक्ति जो है विशेषकर इंटर परीक्षा में वीक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों की नियुक्ति के लिए लॉटरी निकाली जाएगी। इसके लिए हर जिला शिक्षा कार्यकालय पास शिक्षकों की सूची जो है बिहार बोर्ड द्वारा भेजी गई है और संबंधित जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा 28 जनवरी तक वीक्षकों की नियुक्ति कर दी जानी है। पटना डीओ कार्यालय की माने तो 25 जनवरी को रैंडमली वीक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि वीक्षकों की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अगली खबर जो है एक साथ नियुक्ति पत्र देने की घोषणा के बाद शिक्षकों ने जताया आभार। ये खबर आपको विक्रमगंज की है। तो यहाँ पर आभार जताया जा रहा है कि किसी का जो है आगे पीछे ना हो और जो है नियुक्ति जो हो एक साथ और नियुक्ति पत्र एक साथ मिले, इसके लिए पहल के लिए सरकार को धन्यवाद ज्ञापन किया गया है विक्रमगंज की तरफ से। अगली खबर है आपको आवेदन में लगा है दीमक। यहाँ पे देख सकते हैं दीमक, आवेदन में दीमक लग गया है। कक्षा 1 से 5 के काउंसलिंग की स्थगित और इस प्रकार से आपको प्रारंभिक शिक्षक नियोजन वर्ष 2019-20 प्रखंड नियोजन इकाई हिलसा का 1 से 5 समान एवं उर्दू की काउंसलिंग 25 जनवरी को निर्धारित की गई थी। तीसरे फेज के लिए तैयार किए गए थे मेधा सूची त्रुटिपूर्ण पाए जाने के कारण 25 जनवरी को निर्धारित काउंसलिंग को स्थगित कर दिया गया है और काउंसलिंग के लिए मेधा सूची और आवेदन पत्र की जांच की गई है। जांच के क्रम में पाया गया कि मेधा सूची जो है वो त्रुटिपूर्ण है
और जिसे सुधार करने के लिए वीडियो हिल्सा को जरूरी निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि साथ ही जांच में यह बात भी सामने आई है कि कुल प्राप्त 7,292 आवेदक सामान्य 3 आवेदक दिव्यांग। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है अंतिम मेघा सूची अपलोड करने का जो दिया गया है निर्देश, यहाँ पर बता दें कि 161 आवेदन जो है वो उर्दू में से कई आवेदन उपलब्ध नहीं हैं और कई आवेदन दीमक और पानी नष्ट कर दिए हैं। तो डीओ केशव प्रसाद ने बताया कि डीएम की अनुशंसा पर काउंसलिंग स्थगित की गई है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो है आपको डीओ ने अभ्यर्थियों के द्वारा दिए गए आवेदन पत्र की पंजी से मिलान कर जांच के बाद ही औपबंधिक मेघा सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। इसके बाद मेघा सूची एनआईसी के वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद विभागीय निर्देशानुसार अगले चक्र में काउंसलिंग कराई जाएगी। सरकार की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से एक नोटिस आई है। वो नोटिस क्या है वो देख लेते हैं। आपको सरकार संकल्प संख्या 1157 दिनांक 29/8/2020 के आलोक में राज्य के प्रारंभिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों पुस्तकालयाध्यक्षों के 1/4/2021 को प्रभाव से 15% वेतन वृद्धि करने का निर्णय इसी क्रम में विभागीय आदेश संख्या 1816 दिनांक 12/10/2021 को विस्तृत दिशा निर्देश के साथ निर्गत किया गया है। उक्त आलोक में एनआईसी द्वारा वेतन निर्धारण हेतु ऑनलाइन कैलकुलेटर तैयार की गई है। उक्त निर्मित विधिवत रूप से नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों का डाटा दिनांक 20/1/2022 को अपलोड किया जाएगा। तदुपरांत सभी संबंधित शिक्षक पुस्तकालय को अपलोड किए गए डाटा को मेगासॉफ्ट अपने विद्यालय के लॉगिन आईडी से लॉगिन कर यूएन नंबर, आधार नंबर, जन्मतिथि, प्रविष्टि का व्यक्तिगत विवरणी का अवलोकन कर सकते हैं और व्यक्तिगत विवरणी को कोई त्रुटि परिलक्षित होने पर अपनी दावा आपत्ति विद्यालय के लॉगिन आईडी ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अपने लॉगिन आईडी आपत्ति का निराकरण करेंगे और जो है उक्त संदर्भ में सभी हितधारकों को एदत द्वारा सूचित किया जाता है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यक्रम द्वारा त्रुटि रहित डाटा पोर्टल पर अपलोड करने एवं वेतन निर्धारित के उपरांत वेतन पर्ची निर्गत करने हेतु कार्यक्रम निम्नवत निर्धारित किए जाते हैं। तो जिला यहाँ पे कार्यक्रम जो है और तिथि इस प्रकार से दिया गया है कि जिला द्वारा पोर्टल का डाटा अपलोड करने की अंतिम तिथि 20/1/2022 5 बजे तक। दूसरा, शिक्षक पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतन निर्धारण में त्रुटि परिलक्षित होने पर ऑनलाइन पोर्टल पर आपत्ति दर्ज करने की तिथि जो है वो 21/1/2021 से 25/1/2021 संध्या 5 बजे तक रहेगी। तीसरा जो है, शिक्षक पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतन पर्ची निर्गत करने की किए जाने की जो तिथि है वो 27/1/2022 से 10 बजे पूर्वाह्न होगी। साथ ही आपको बता दें कि सभी शिक्षक पुस्तकालयाध्यक्षों का वेतन पर्ची जो है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के अनुमोदन उपरांत डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत किया जाएगा, जिसके आधार पर जनवरी 2022 वेतन भुगतान पुनरीक्षित दर पर किया जाएगा। यहाँ पर हस्ताक्षर है इनका मनोज कुमार का, निदेशक हैं माध्यमिक शिक्षा सह विशेष सचिव शिक्षा विभाग। अगली खबर है 27 जनवरी को शिक्षकों की मिलेगी 15% वेतन वृद्धि की पर्ची। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 15% जो वृद्धि की गई है उसकी पर्ची मिलेगी 27 जनवरी को डेट निर्धारित किया गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि राज्य के प्रारंभिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक और पुस्तकालयाध्यक्षों को 1 अप्रैल 2021 से 15% वेतन वृद्धि का लाभ फरवरी में मिलेगा। विभागाध्यक्ष द्वारा ऑनलाइन कैलकुलेटर के माध्यम से वेतन निर्धारण की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। 27 जनवरी को शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतन पर्ची जारी की जाएगी। शिक्षा विभाग के विशेष सचिव मनोज कुमार ने सभी जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी को निर्देश जारी किया है। निर्देश के मुताबिक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अनुमोदन के बाद डिजिटल हस्ताक्षर की वेतन पर्ची जारी होगा और जिसके आधार पर जनवरी 2022 का वेतन भुगतान पुनरीक्षित दर पर किया जाएगा। अगली खबर है आपको कि शिक्षक नियोजन में सहयोग नहीं करने पर नपेंगे मुखिया, प्रमुख बीडीओ और पंचायत सचिव। यहाँ पर जो है समस्तीपुर के संबंध में है कि समस्तीपुर अपर डीएम ने तय की अनुमंडल वार पदाधिकारियों की जिम्मेवारी
और ये डीओ स्तर से पूर्व में ही हो चुका है तिथि एवं स्थल का निर्धारण। साथ ही आपको बता दें कि अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार के निर्देश के आलोक में शिक्षक नियोजन 2019 के तृतीय चक्र के शेष बचे नियोजन इकाइयों के लिए स्थल और तिथि का निर्धारण शिक्षा विभाग ने कर दिया है। और पूर्व में पत्र द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर ने प्रखंड नियोजन इकाई पटोरी और प्रखंड नियोजन इकाई वारिसनगर पटोरी तो हो गया, उसके बाद वारिसनगर जिले के विभिन्न प्रखंडों के 40 पंचायतों के नियोजन इकाई सहित कुल 43 नियोजन इकाइयों के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर रखा है। इन 43 नियोजन के लिए में से 2 प्रखंड नियोजन इकाई की तृतीय चक्र की काउंसलिंग की प्रक्रिया जिला मुख्यालय में, जबकि शेष सभी पंचायत नियोजन के लिए जो है आपको संबंधित प्रखंड के चिन्हित स्थान पर पूर्ण की जानी है। तो आपको बता दें कि पूरी शिक्षक नियोजन कार्य की पारदर्शिता के उद्देश्य से डीएम ने डीपीओ एमडीएम अवधेश कुमार प्रसाद सिंह को समस्तीपुर, डीपीओ स्थापना सुमन शर्मा को दलसिंहसराय, डीपीओ समग्र शिक्षा शिवनाथ रजक को पटोरी, जबकि डीपीओ योजना एवं लेखा नरेंद्र कुमार सिंह को रोसड़ा अनुमंडल पर्यवेक्षण कार्य में सौंपा है। इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए डीएम ने स्पष्ट किया कि यदि कोई नवनियुक्त मुखिया अथवा प्रखंड प्रमुख नियोजन इकाई के सदस्य सचिव के असहयोग के कारण नियोजन कार्य बाधित होता है तो इसे बच्चों के निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम एवं इससे संबंधित संवैधानिक दायित्वों का उल्लंघन मानते हुए दोषी व्यक्ति को चिन्हित कर सुसंगत धाराओं के आलोक में कार्रवाई की जाएगी। पत्र में वर्णित कि सभी काउंसलिंग केंद्रों पर वेब कास्टिंग भी कराई जाएगी, जिसके लिए संबंधित प्रखंड के डाटा एंट्री ऑपरेटर के साथ एक कनीय अभियंता को भी जवाबदेही सौंपी गई है। यदि किसी नियोजन इकाई द्वारा शिकायत मिलेगी तो संबंधित प्रतिवेदन डीओ 24 घंटे के अंदर डीएम सौंपेंगे। 28 जनवरी को इन नियोजन इकाइयों में समान शिक्षकों की होगी काउंसलिंग। रोसड़ा प्रखंड के संबंध में है। मोहद्दीनगर के पश्चिम की कक्षा 1 से 5 के सामान्य विषय के लिए इंटर रोसड़ा विद्यालय नियोजन इकाई, जहांगीरपुर दक्षिण चकतात पूर्व की हरिवंश नारायण उच्च विद्यालय रोसड़ा काउंसलिंग होगी। विद्यापति नगर प्रखंडों के पंचायत नियोजन की इकाई गढ़सिसई उर्दू विषय के लिए कक्षा 1 से 5 तक की काउंसलिंग। आदर्श मध्य विद्यालय मऊ बाजितपुर हसनपुर प्रखंड के पंचायत नियोजन इकाई परोड़िया में कक्षा 1-5 तक का सामान्य विषय के लिए इंटर न्यू इंडिया शुगर मिल्स हसनपुर रोड मोहनपुर प्रखंड में पंचायत नियोजन इकाई। डुमरी उत्तरी के लिए समान एवं उर्दू विषय में उच्च माध्यमिक विद्यालय माधोपुर सरारी खानपुर प्रखंड के पंचायत नियोजन इकाई। विशनपुर आवी के लिए उच्च विद्यालय सरोपट्टी खतुआहा विभूतिपुर पंचायत नियोजन इकाई की केराई की जनता कॉलेज विभूतिपुर और पटोरी के पंचायत नियोजन इकाई इमन सराय जीबी उच्च विद्यालय शाहपुर पटोरी काउंसलिंग होगी। तो ये सारे डिटेल्स दिए गए हैं। इस पंचायत नियोजन इकाई को अवश्य ये 28 जनवरी को इन नियोजन इकाइयों में समान शिक्षकों की जो है वो काउंसलिंग होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस पर ध्यान दें। ये और आपको यहाँ पर जो है अगली खंता की पंचायती राज संस्था अंतर्गत बहाल शिक्षकों की समस्या को दूर करने का अनुरोध। राजद के पंचायती राज संस्था अंतर्गत बहाल प्रारंभिक शिक्षकों की समस्याओं का निदान करने संबंधी राज्यपाल को पत्र लिखा है। राजद के प्रवक्ता चितरंजन गगन ने राज्यपाल को भेजे पत्र में कहा कि राष्ट्र के विकास की मुख्य धारा से बच्चों को जोड़ने एवं उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की जिम्मेवारी शिक्षकों की है, जिसका निर्वहन सभी शिक्षक सफलतापूर्वक करते आ रहे हैं, परंतु राज्य सरकार की भेदभावपूर्ण रवैया एवं दोहरी नीति से सूबे का शिक्षक उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। विदित हो कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के संकल्प ज्ञापक 7 विविध 45/2017 1071 दिनांक 7/10/2021 में यह उल्लेख है कि राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत सहयोग शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों को MACPS 2010 के प्रावधान के समरूप वित्तीय उन्नयन दिए जाने की स्वीकृति है। तो राज्य कर्मियों के लिए पूर्व में ACP एवं वर्तमान में MACPS ये जो है टेक्निकल है और दिनांक 1/1/2009 में प्रभावी है, जिसके तहत 10 वर्ष
10 वर्ष, 20 वर्ष और 30 वर्ष के सेवा पूर्ण होने पर क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ दिया जाता है। ऐसे में अन्य राज्यकर्मियों के भांति MACPS योजना से राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों को आच्छादित किया जाना अपेक्षित है। पंचायती राज संस्था अंतर्गत बहाल प्रारंभिक शिक्षकों की निम्न मांग यह है कि अन्य राज्य कर्मियों की भांति 10 वर्ष सेवा पूर्ण करने वाले शिक्षकों की प्रथम वित्तीय उन्नयन का लाभ देने की स्वीकृति दी जाए। पंचायती राज अंतर्गत बहाल प्रारंभिक शिक्षकों की पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की स्वीकृति दी जाए। पंचायती राज संस्था के अंतर्गत जो है प्रारंभिक शिक्षकों की पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की स्वीकृति दी जाए और पंचायती राज संस्था अंतर्गत बहाल प्रारंभिक शिक्षकों के स्थानांतरण को करने की स्वीकृति दी जाए। राजद प्रवक्ता राज्यपाल से अनुरोध किया कि पंचायती राज द्वारा नियुक्ति और शिक्षकों की उपयुक्त मांगों को सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। तो आपको बता दें, यहाँ पे कुछ और खबर आई कि 25 तक वेतन वृद्धि पर आपत्ति दर्ज कर सुधार करा सकेंगे शिक्षक। तो ये सारी खबरें हैं। ये खबर आपको पटना से है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो जिन्हें कुछ विसंगतियाँ हैं, तो वो सारे सुधार कर सकते हैं। अगली खबर है 3.57 लाख शिक्षकों के जो वेतन है वो पर्ची आपको 27 को जारी होगी और ये खबर मैंने अभी जस्ट बताया है। और अगली खबर है कि गाइडलाइन से कोरोना से बचाव के लिए केंद्र ने जारी किया मास्क प्रोटोकॉल। 5 साल से छोटे बच्चों के लिए मास्क जरूरी नहीं है और ये गाइडलाइन जो है कोरोना वायरस से बचाव के लिए लगातार मास्क लगाने के कारण बॉडी पर साइड इफेक्ट पर चर्चाओं के बीच केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने नई गाइडलाइन में खासतौर पर बच्चों को मास्क प्रोटोकॉल को स्पष्ट किया है। इसके साथ ही उन्हें कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में किए जाने वाले इलाज को प्रोटोकॉल भी बताया है। मध्य की मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है, ये मिनिस्ट्री ने कहा कि 5 साल से छोटे बच्चों को मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। ये 12 साल या ज़्यादा उम्र के बच्चों के वयस्कों की तरह मास्क पहनना चाहिए। 18 साल से कम उम्र वालों के किसी बच्चे को किशोर का इलाज करने के दौरान मोनोक्लोनल एंटीबॉडी नहीं दिए जाने पर निर्देश दिए हैं। तो ये कुछ निर्देश हैं। अगली जो है इसमें है गंभीर है एस्टेरॉयड का प्रोटोकॉल। संक्रमण से उबर रहे सामान्य लक्षण वाले मरीजों को कोई भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड निश्चित मात्रा में दे सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। और उसके बाद जो है आपको डेक्सामेथासन 0.15 mg एक साथ दिन में अधिकतम 6 डोज दे सकते हैं। और मिथाइल इल्प्रेनिसोलोन ये जो है एक बार में 0.75 mg के हिसाब से एक दिन में अधिकतम 30 mg मात्रा दे सकते हैं। गंभीर एस्टेरॉयड प्रोटोकॉल के लिए है ये। और कह रहा है कि यहाँ पर जो है बताया गया है कि कोरोना मरीजों के लिए एस्टेरॉयड इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करने की सलाह दी गई है। अगली खबर कि नवंबर में EPFO से जुड़े करीब 14 लाख अंशधारक ये जो हैं बीते वर्ष नवंबर में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने शुद्ध रूप से 13.95 लाख अंशधारक जुड़े हैं और एक वर्ष पहले की समान अवधि के मुकाबले यह आंकड़ा लगभग आपको 38% अधिक है। पेरोल आंकड़ों की अनुशंसा नवंबर की यह संख्या ठीक पहले महीने यानी अक्टूबर की तुलना में 2.85 लाख 25.65% के हिसाब से अधिक है और ये आंकड़े देश में संगठित रोजगार की स्थिति की जानकारी देते हैं। श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सालाना आधार पर अंशधारकों की संख्या 3.84 लाख की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष नवंबर में जोड़े गए कुल 13.95 अंशधारकों में 8.28 लाख सदस्य पहली बार EPFO के सामाजिक सुरक्षा दायरे में आए हैं। करीब 5.67 लाख अंशधारक EPFO से बाहर निकलने के बाद अन्य संस्थान से जुड़कर इसमें शामिल हुए हैं। बयान में कहा गया कि
इन अंशधारकों ने नौकरी बदलने के बाद भी अपना सदस्यता को जारी रखने का फैसला किया है। अगली खबर जो है ये है कि फर्जी बीएड कॉलेज को कैसे मिली मान्यता, कार्रवाई करें। ये खबर है आपको पटना हाईकोर्ट ने पूर्वी चंपारण स्थित ढाका के तेलहरा खुर्द गांव में चल रहे फर्जी बीएड कॉलेज के मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने मिडिल स्कूल के भवन में बीएड कॉलेज को दी गई संबद्धता यानी मान्यता, एक्रेडिटेशन, ये सारे संबंध में है कि बी.आर. अम्बेडकर ने बिहार विवि को तत्काल निर्णय लेने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 2 फरवरी को होगी। अगली खबर है आपको कि व्हाट्सएप पर नहीं भेजे जा सकेंगे सरकारी दस्तावेज, ऐसा कहा जा रहा है। सरकारी कामकाज को लेकर केंद्र ने जारी किए दिशा निर्देश। गोपनीय मुद्दे से जुड़ी बैठकों को स्मार्टफोन पर भी पाबंदी लगाई जा रही है। गोपनीय सूचनाओं को लीक होने से रोकने के लिए केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं और कोई भी सरकारी दस्तावेज व्हाट्सएप या टेलीग्राम से इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा नहीं किए जा सकेंगे। यही नहीं, गोपनीय मुद्दे से जुड़े अहम बैठकों के स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच उपयोग पर भी रोक लगी है। गोपनीयता को बनाए रखने के लिए सरकार ने नए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ये दिशा निर्देश खुफिया एजेंसी ने मौजूदा व्यवस्था की खामियों की समीक्षा के बाद तैयार किए हैं। नए संचार दिशा निर्देश में सभी सरकारी अधिकारियों को कहा गया है कि गोपनीय सूचनाओं को व्हाट्सएप, टेलीग्राम इत्यादि पर साझा नहीं करें। अपने मोबाइल फोन में भी वर्गीकृत या गोपनीय सूचना स्टोर करने से मना किया गया है। गोपनीय या सुरक्षा संबंधी मुद्दे पर होने वाली बैठक में स्मार्टफोन या स्मार्ट वॉच का उपयोग नहीं करने को कहा गया है। अमेजन, एलेक्सा, एप्पल के होम पॉड इत्यादि जैसे उपकरणों का उपयोग करने पर भी मना किया गया है और गूगल मीट या जूम जैसे ऐप की उपयोग करने पर भी मना किया गया है। तो ये सारी खबरें हैं। अगली खबर है कि डीएलएड विशेष परीक्षा का रिजल्ट जो है ये जारी कर दिया गया है। बोर्ड ने ऑफलाइन मोड से ली गई थी ये विशेष परीक्षा। रोल नंबर के आधार पर अभ्यर्थी देख सकते हैं स्कोर कार्ड और इस प्रकार से डीएलएड स्पेशल परीक्षा 2020 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। बोर्ड ने रिजल्ट BSEB डीएलएड वेबसाइट पर जारी किया गया है। रिजल्ट का प्रिंट आउट रखेंगे अभ्यर्थी। ये विभाग की ओर से निर्देश जारी किया गया है। परीक्षा देने वाले रजिस्टर्ड अभ्यर्थी अपना रिजल्ट डाउनलोड कर लेंगे और भविष्य की ज़रूरत को इसका प्रिंट आउट जरूर रखेंगे। तो ये खबरें हैं। अगली खबर है आपको कि 35 यूट्यूब चैनल इसे बैन कर दिया गया है। 2 ट्विटर और 2 इंस्टाग्राम अकाउंट भी बंद कर दिए गए हैं और 1.2 करोड़ से ज़्यादा इस चैनल के सब्सक्राइबर थे और शीर्ष कोर्ट ने भी जताई थी चिंता। गुमराह कर रहे थे। किसान आंदोलन, अयोध्या के पर फैसले के दौरान गलत खबरें पाकिस्तान से संचालित इस तरह के पोर्टल से चलाई गई थी ताकि लोग गुमराह हो। 130 करोड़ बार इस चैनल को देखा गया और यानी इतने लोगों तक इनका जो है दुष्प्रचार पहुंचा। लोगों की भावनाओं भड़काने की कोशिश की गई। भारत ही नहीं पूरी दुनिया में ऐसे चैनल संशय बने हुए हैं। गूगल भी हर साल ऐसे हजारों अकाउंट बंद कर रहा है और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है शीर्ष कोर्ट भी जताई थी चिंता। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर में कुछ वेब पोर्टल, यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया पर चलने वाले फर्जी खबरों पर चिंता जताई थी। एक मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि ऐसे चैनल बिना किसी जिम्मेदारी के आम लोग, जजों और संस्थाओं को बदनाम करने वाली खबरें चलाते हैं। यहाँ बता दें कि खुफिया एजेंसियों ने की कड़ी निगरानी पर भारतीय खुफिया एजेंसी इन सोशल मीडिया अकाउंट्स और वेबसाइटों पर नज़र रखी है और यहाँ देखा गया है कि सभी नेटवर्क झूठी खबरें फैला रहे हैं, कॉमन हैशटैग इस्तेमाल कर रहे हैं और सभी एक दूसरे की सामग्री प्रचार भी कर रहे हैं। बीते दिनों चैनलों की कार्रवाई की गई, उनमें कुछ को वहाँ के एंकर तक संचालित कर रहे हैं। इन चैनलों को से भावनाओं भड़काने वाली खबरें चलाई जा रही है। तो बता दें यहाँ पर 1.2 करोड़ सब्सक्राइबर थे। आईटी नियमों के तहत कार्रवाई की गई है। केंद्रीय सूचना प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा और संयुक्त सचिव विक्रम सहयोग ने शुक्रवार को यह कहा कि आईटी नियमों के तहत यह कार्रवाई की गई है। यहाँ सभी भारत के खिलाफ ऑनलाइन दुष्प्रचार कर रहे थे।
साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर जो है न्यूज़ का प्रचार प्रसार कर रहे थे। खुफिया एजेंसी की जानकारी मिलने के तत्काल बाद यह कार्रवाई की गई और कंटेंट जो है इससे पहले दिसंबर 2021 में भारत देश विरोधी कंटेंट वाले 20 यूट्यूब चैनल को बंद कर दिया गया। 2 दिन पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारतीय विरोधी सामग्री चलाने वाले वेबसाइट यूट्यूब चैनलों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और इसके बाद बता दें आपको कि यूट्यूब चैनल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस की सहायता से भारत विरोधी सामग्री चला रही थी। यूट्यूब चैनल इंटर सर्विस इंटेलिजेंस की सहायता से भारत विरोधी सामग्री चलाई जा रही थी। मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर थे। पाकिस्तान का नाम का एक यूट्यूब चैनल भारत में किसान विरोधी अनुच्छेद 370 के अयोध्या मामले से झूठी खबरें फैला रहा था। अगली खबर है कि बिहार बोर्ड ने जारी किया मार्गदर्शिका। सभी परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लगाई जाएगी और नकल हुई तो केंद्राधीक्षक व दंडाधिकारी पर कार्रवाई। प्रश्न पत्र कमी की स्थिति में जिला पदाधिकारी से करें संपर्क। इंटर मैट्रिक परीक्षा में अगर किसी केंद्र पर कदाचार हुआ तो इसके लिए केंद्राधीक्षक और दंडाधिकारी जिम्मेदार होंगे। बिहार बोर्ड द्वारा संबंधित केंद्राधीक्षक और दंडाधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। इसकी जानकारी बिहार बोर्ड ने मार्गदर्शिका में दी है। इंटर और मैट्रिक परीक्षा के लिए बोर्ड द्वारा मार्गदर्शिका निकाली गई है। इसमें कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए तमाम सावधानी बरतने को कहा गया है। परीक्षा केंद्र दौरान सभी केंद्रों पर कदाचार मुक्त परीक्षा संचालित करने की अपील छात्रों को की जाएगी। इसके लिए केंद्र के प्रवेश द्वार पर पर्ची चिपकाई जाएगी और सभी केंद्रों पर धारा 144 लगाई जाएगी। दंडाधिकारी एवं पुलिस बल तथा परीक्षा केंद्र के भीतर की व्यवस्थाओं के लिए केंद्राधीक्षक एवं उनके साथ शामिल कर्मी की सामूहिक जिम्मेवारी होगी। कदाचार की स्थिति में नकल करने वाले परीक्षार्थियों एवं इसमें सहयोग करने वाले अभिभावकों के साथ साथ परीक्षा व्यवस्था में जुड़े सभी कर्मियों को सामूहिक कदाचार होने पर नियमानुसार उस केंद्र पर परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। परीक्षा के दौरान किसी भी परीक्षार्थी को केंद्र छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र के अंदर ही शौचालय जाने की अनुमति होगी। अगली खबर जो है आपको ये है, तैयारी हो गई है आफत। प्रतियोगिता की तैयारी। कोरोना संक्रमण में कोचिंग संस्थान बंद होने से लाखों अभ्यर्थी की तैयारी प्रभावित हुई है और इस प्रकार से देख सकते हैं कि हर दिन मेहनत कर पा रहे हैं लेकिन कोचिंग बंद होने के कारण उनका दैनिक रूप से जो गाइडलाइंस मिलता है वो बंद है। अभ्यर्थी ने जब बताई परेशानी कि परीक्षा जो है प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट परेशान हैं और स्टूडेंट्स बताते हैं कि ऑनलाइन कुछ कोचिंग सुविधा दे रहे हैं लेकिन यह समझने के लिए सुनिश्चित माध्यम नहीं है और सिर्फ ऑनलाइन से काम नहीं चलने वाला है। इसमें डाटा बहुत खर्च होता है और वायरस और सिग्नल भी समस्या रहती है। और आपको बता दें कि 22 लाख अभ्यर्थी प्रभावित हैं कोचिंग बंद होने से। कोचिंग की निर्भरता जो है वो बढ़ती जा रही है, इसलिए बिना कोचिंग के जो है तैयारी करने में समस्या हो रही है। यहाँ पर चाणक्य आईएएस रीजनल हेड और कोचिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार के सदस्य कृष्णा सिंह ने कहा कि यह विरोधाभास है। अब समय आ चुका है कि कोविड के साथ जीते हुए कोचिंग संस्थानों को संचालन की अनुमति देनी चाहिए और इस प्रकार से कोचिंग स्थिति जो है कोचिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार ने फाउंडर सेक्रेटरी सुधीर सिंह ने बताया कि अब तक 60% कोचिंग बंद हैं। महज 5% ही कोचिंग पूरी तरह से साधनों से लैस होकर ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था दे पा रहे हैं और कई संस्थान डिमांड नहीं है। स्टूडेंट की कोचिंग संचालक की अनुमति इंतजार कर रहे हैं। अगली खबर है आपको कि सेवा पुस्तिका रखने के लिए बीओ जवाबदेह और ये खबर है मुजफ्फरपुर की। और वेतन निर्धारण से पहले जमा होंगे प्रमाण पत्र। सेवा पुस्तिका डीपीओ स्थापना डिजिटल हस्ताक्षर होंगे निर्धारण और 25 जनवरी तक मिला समय अधिकारी होंगे सेवा पुस्तिका का कस्टोडियन। जनवरी का वेतन भुगतान वृद्धि के साथ डीपीओ स्थापना ने कहा कि जनवरी वेतन भुगतान 15% के साथ किया जाना है। ऐसे में हर हाल में 25 तक बीओ इसके लिए जवाबदेह होंगे। अगली खबर है कि CMIE ने दिसंबर 2021 में देश की बेरोजगारी का आंकड़ा जारी किया था। देश को तत्काल
3.5 करोड़ नौकरियों की ज़रूरत है, जिसमें 5.3 करोड़ बेरोजगार हुए हैं दिसंबर 2021 में। 80 लाख महिलाएं कुल रोजगार तलाशने वालों में हैं और 1.7 करोड़ योग्य होने के बाद भी रोजगार के लिए निष्क्रिय हैं और 53% महिलाएं शामिल हैं 1.7 करोड़ निष्क्रिय बेरोजगार में। बेरोजगारों के लिए 1/3 महिला भी है और इस प्रकार से देख सकते हैं विश्व बैंक भी दे चुका है इसके संकेत। और CMI ने कहा कि विश्व बैंक ने महामारी प्रभावित 2020 में वैश्विक रोजगार दर 55% रहने का अनुमान है जाहिर किया गया, कि जबकि भारत में यह 43% निचले स्तर पर है। हालांकि CMI को भारत की रोजगार दर 38% रहने का अनुमान है। तो रोजगार के मोर्चे पर चुनौतियाँ बढ़ती दिख रही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी, यहाँ पर CMI का फुल फॉर्म जो होता है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी का कहना है। अगली खबर है कि बच्चों के साथ अब गुरु जी भी पढ़ेंगे सड़क सुरक्षा का पाठ। तो विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं। किशोर में सड़क सुरक्षा संबंधी जानकारी देने के लिए विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं। खासकर नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के किनारे अवस्थित 30 स्कूल बच्चों को विशेष रूप से जागरूक किया जा रहा है और इस काम में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भी सहयोग कर रहा है। अगली खबर है कि 6 फरवरी तक बंद रहेंगे शहर के सभी पर्यटन स्थल। और ये तो जू पार्क हो गया, बिहार का म्यूजियम हो गया, पटना म्यूजियम हो गया, गोलघर हो गया, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र हो गया, MB कौटिल्य जहाज, सभी आम दर्शकों के लिए बंद रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आप उस लुत्फ उठाते हैं। जू पार्क, म्यूजियम, पटना म्यूजियम, गोलघर, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र, MB कौटिल्य जहाज, यहाँ पर आप घूमने के लिए जाते हैं जहाज़ से। और तो ये सारी चीज़ हैं जहाँ पर आप आनंद ले सकते हैं, लेकिन 6 तक बंद है, 6 फरवरी तक बंद है आपको। अगली खबर है कि 50% शिक्षक स्कूल जाएंगे, छात्र नहीं। ये सारी खबरें हैं। गृह विभाग के 20 जनवरी के निर्देश का अनुपालन। शिक्षा विभाग के शुक्रवार को राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों को 6 फरवरी तक बंद करने का आदेश दिया गया है। अगली खबर है कि एक अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट ये है कि राज्य के 14 जिलों में आज बारिश ओलावृष्टि के आसार हैं और इस प्रकार से 22 शहरों में 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा तापमान। पटना समेत 9 जिलों का शीत दिवस रहा और पिछले 24 घंटे में पटना, वाल्मीकि नगर, दरभंगा, डेहरी, ये सारी चीज़ हैं जहां पर पारा जो है घट गया। और हालांकि उत्तर बिहार में कहीं भी ओला गिरने के आसार नहीं जताए गए हैं। 23 जनवरी को पटना सहित दक्षिण बिहार में मेघ गर्जन की स्थिति बनी रहेगी। अगली खबर है कि आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय ने संबद्ध कॉलेजों की सूची भेजने की देरी की है। तो अस्थायी नियुक्ति से विश्वविद्यालय के माध्यम पर असर, विश्वविद्यालय के पदाधिकारी के प्रभार में रहने से भी कामकाज पर असर पड़ा है। विश्वविद्यालय कुलपति से लेकर कुल सचिव तक अभी प्रभार में हैं। वर्तमान में कार्यरत 2 सहायक कुल सचिव लेकर अदालत में मामला चल रहा है और ये जो है इससे पहले कुल सचिव के प्रभार रहे पुष्पेंद्र वर्मा निगरानी की कार्रवाई झेल रहे हैं। ऐसे में विश्वविद्यालय के कामकाज में देरी हो रही। हालांकि कुल सचिव के प्रभार में राकेश कुमार सिंह के योगदान के बाद लंबित मामलों को अब निपटाए जाने की तैयारी है। तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लंबित भुगतान के मामले जो है आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की सुस्ती सामने आ रही है। अगली खबर है आपको कि हजारों भारतीयों की कोरोना से जुड़ी डाटा लीक हो गई है। सरकार खबर को नकारा है और केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि कोविन पोर्टल से कोई डाटा लीक नहीं हुआ है और लोगों का पूरा डाटा इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इस खबर की जांच करेगा। तो ये बता दें कि भारत में हजारों लोगों की निजी डाटा सरकारी सर्वर से लीक हो गया है। इसमें उनका नाम, मोबाइल नंबर, पता और कोविड जांच परिणाम शामिल है। लीक हुए डाटा को रोड फोरम की वेबसाइट पर बिक्री के लिए रखा गया है, जहां एक साइबर अपराधी ने 20,000 से अधिक लोगों के व्यक्तिगत डाटा होने का दावा किया है। और रेड फोरम जो है एक वेबसाइट है, वहां पर बिक्री किया जा रहा है इन सारे डाटाओं का, ताकि लोगों की ज़रूरत, उनका पसंद और सब जाने कहाँ के रहने वाले हैं और क्या क्या उनके इंटरनल चीज़ हैं वो सारे लीक हो गए हैं। तो इससे दिक्कत हो सकती है। और दस्तावेज से पता चला है कि लीक डाटा कोविन पोर्टल पर अपलोड करने के लिए था और
साइबर सुरक्षा शोधकर्ता राजेश शेखर रजहरिया ने ट्वीट किया कि व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी PII एक सामग्री वितरण नेटवर्क CDN के माध्यम से सार्वजनिक की गई है। PII यानी पहचान योग्य जानकारी और CDN एक सामग्री वितरण नेटवर्क से में RT-PCR जांच की रिपोर्ट में कोविन डाटा का नाम, मोबाइल पता आदि शामिल है। गूगल ने लगभग 9 लाख सार्वजनिक निजी सरकारी दस्तावेजों के सर्च इंजन में क्रमबद्ध किया। मरीज का डाटा अब डार्क वेब सूचीबद्ध है और इस तेजी से हटाए जाने की जरूरत है। अगली खबर है आपको कि सूबे में 3071 विद्यार्थियों को जल्द मिलेगी राशि और मुख्यमंत्री बालक और बालिका प्रोत्साहन योजना से वंचित अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। ऐसे विद्यार्थियों को जिन्होंने मैट्रिक की परीक्षा फर्स्ट डिवीज़न से पास करने के लिए कई वर्ष बाद इस योजना का लाभ मिलने को लेकर नाउमीदी पाली थी। 2019-20 में वंचितों की 22 जिलों की गई पहचान। जिलों में ऐसे विद्यार्थियों को मांगा गया है पूरा ब्यौरा। माध्यमिक निदेशालय जल्द खाते की सीधे भरेगा और बैंक खाते का विवरण भेजने को कहा गया है। ये सारे हैं IFSC कोड के साथ साथ जितने भी डिटेल्स हैं वो सारी चीज़ भेजने को कहा गया है। सभी जिलों का नाम इसमें दिया गया है और इसमें BC 2 श्रेणी के बालिका 12,074 जबकि समान बालकों की संख्या इस प्रकार से दिया गया है। तो ये सारी चीज़ डिटेल्स हैं। अगर आप लोग भी अगर वंचित हैं इनसे तो आप अपने डिटेल्स ज़रूर भेजें ताकि आप बैंक के खाते विवरण भेजने को सारे तब आपकी राशि मिल पाएगी। प्रखंड नियोजन इकाइयों के लिए आज से काउंसलिंग। राज्य के 6ठे चरण के प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति हेतु प्रखंड नियोजन इकाइयों के लिए शनिवार को तृतीय चक्र की काउंसलिंग होगी। प्रखंड नियोजन इकाई 6ठी से 8वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षक पद के लिए शनिवार को, गणित विज्ञान भाषा विषय के शिक्षक पद पर 24 जनवरी को तथा पहली से 5वीं कक्षा के शिक्षक पदों को 25 जनवरी को जिला मुख्यालय में काउंसलिंग होगी। इसी प्रकार पंचायत नियोजन इकाइयों के पहली से 5वीं कक्षा के पंचायत शिक्षकों की नियुक्ति 28 जनवरी को प्रखंड मुख्यालय में काउंसलिंग होगी। ऑफलाइन पढ़ाई को बंद ही रहेंगे स्कूल कॉलेज। नियोजन संबंधी परीक्षाओं के साथ होगी बोर्ड परीक्षाएं। ये सारे स्कूल कॉलेज के संबंध में है, कोरोना का गाइडलाइन फॉलो करने के संबंध में है। और इंटर मैट्रिक परीक्षा को लेकर जारी हुई बिहार बोर्ड की गाइडलाइन, तो गाइडलाइन की जानकारी आप ले लेंगे। मास्क पहन कर जाना है। केंद्राधीक्षक के लिए अनिवार्य होगा। किसी परीक्षार्थी का मास्क छूट न जाएगा तो वो मास्क उसे उपलब्ध कराएंगे। अगली खबर है 45,852 प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति जल्द होगी और अन्य नियुक्तियों माध्यमिक विद्यालय 1369 लाइब्रेरियन का, 1172 लिपिक और 1129 आदेशपाल, मिडिल स्कूल में 8,386 शारीरिक स्वास्थ्य निदेशकों का। तो सरकार बेरोजगारी को रोजगार देने के लिए वादा किया था, उसमें शिक्षा विभाग अव्वल भूमिका निभा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में इन नए वर्ष में 1.25 लाख से ज़्यादा पदों पर शिक्षकों की बहाली होगी। इसके अतिरिक्त शारीरिक निदेशकों को और लाइब्रेरियन की भी बहाली की जाएगी। 6ठे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया खत्म होगी और 7वें फेज की संबंधित पदों पर बहाली की जाएगी। तो यहाँ बता दें कि जो है 40,518 प्रधान शिक्षक की बहाली है और 33,440 माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की है। और इसमें जो है डिटेल्स इसके दिए गए हैं, जिसमें 1369 जो है लाइब्रेरियन है और 1172 लिपिक है, 1129 आदेशपाल हैं। तो ये सारे डिटेल्स हैं। अगली खबर है कि प्रभार नहीं मिलने से शिक्षकों के नियोजन में बाधा। ये खबर सिमरी बख्तियारपुर में शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हुई है। पंचायती राज पदाधिकारी को किसी प्रकार का प्रभार नहीं दिया गया है। इस स्थिति में बीडीओ ने डीएम से मार्गदर्शन मांगा है। तो जीपीएस स्टडी लाइव पर पूरी खबर देखने के लिए आपको धन्यवाद। और इस चैनल पर आप अगर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर दबाएं और कमेंट और लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी खास वैकेंसीज के साथ। बिहार विकास मिशन के संबंध में कुछ वैकेंसियाँ आई हैं, उसको भी आप देख लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।